my Life Annex fam. So this is a new video about how, it's a strategy video for the droppers that how to ace NEET. So if you are a dropper and if you have decided that you are going to prepare for NEET 2027, here is some beautiful points that I have covered in my drop year which will help you to enhance your study. So first of all, it's a video for them only who has scored in NEET 2026 above 450. So अगर आप हो जिन्होंने NEET 20, make sure it's about NEET 2026. I'm not talking about re-NEET 2026. I'm talking about NEET 2026. And if you have scored above 450, you can go for this plan. और इसमें बेसिकली मैंने सिर्फ 8 आवर्स स्टडी की थी. ऑनेस्टली वो बहुत कम दिन हो गए जब मैंने 9 to 10 आवर्स स्टडी की बिकॉज ऑफ द जो भी मेरे टारगेट्स रहते थे फिर वो एक्सटेंड हो जाते थे इसलिए. बट मोस्ट प्रोबेबली लाइक 90% ऑफ माई कंप्लीट स्टडी इन माई ड्रॉप ईयर वॉज अबाउट ऑफ 8 आवर्स ओनली. सो अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है बिकॉज यू हैव अ प्रॉपर आइडिया about what is NEET, how questions are asked, and even you have idea of about what is the syllabus of it. You have gone through once from every chapter, so you know what is it about. So for being a dropper, this is the first benefit. Also you get a benefit of that you don't need to study for boards. आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है तो आपकी 8 आवर्स की जो सेल्फ स्टडी होगी वो बहुत ही बेनिफिट होगी और इससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती. अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो डेली 8 आवर्स के स्टडी के साथ तो आप इजीली नीट को क्रैक कर सकते हैं. देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टेक PYQ सीरियसली. ऐसा मत समझो कि PYQs है वो फिर से रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक्स वही रिपीट होते हैं. तो अगर आपका ये कोर प्रिपेयर है प्रॉपरली तो आप अच्छे से कर सकते हो. देन फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस अर्ली. दिस इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अगर आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो और मल्टीपल रिविजन से हम सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो उसमें आपको एक रेस्ट्रिक्टेड मंथ्स दिए जाते हैं कि इतने मंथ में उनका सिलेबस कंप्लीट होगा और उसकी वजह से आपको लास्ट में सिर्फ 2 मंथ्स मिलते हैं जिसमें आप रिवाइज़ कर सकते हो. कभी कभी 1 मंथ मिलता है या फिर मोस्ट प्रोबेबली कोचिंग्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है. तो अगर आपने एक बार पढ़ के रखा है तो आपको इतना पूरा साल लगाने की ज़रूरत नहीं है वही चीज़ दोबारा सीखने के लिए. सो इसीलिए आप अपना सिलेबस जल्दी फिनिश करके फिर आप फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन प्रॉपरली कर सकते हो. सो आई यूज़ टू डू व्हाट, आई यूज़ टू स्टडी इन 3 स्लॉट्स. सो फर्स्ट स्लॉट इज़ ऑफ 9 to 12 एंड सेकेंड इज़ ऑफ 2 to 5 बिकॉज अब हमारी एग्ज़ाम 2 से 5 के बजे बीच में होती है. तो आई यूज़ टू बी कंसिस्टेंटली फोकस्ड इन दैट टाइम पीरियड. एंड देन 6 to 8 ये कभी कभी मतलब 6 to 9 भी हो जाता था या फिर कभी कभी 7 to 9 रहता था. तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो बट दिस इज़ समथिंग विच स्लॉट कैन बी फिटेड इन लाइक एनी स्टूडेंट कैन फिट इन दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई मेन गोल फॉर दिस वीडियो वॉज आई वॉन्ट यू, इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, I genuinely want that you should skip this coaching drama because अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपका मतलब I'm not saying that you don't need to enroll in any course. You can enroll in test series, but you don't need to enroll in a proper full-fledged course which जो आपको सिखाता है कि मतलब ज़ीरो से लेके पढ़ाते हैं. अगर आपने ऑलरेडी 450 अबाव स्कोर किया है, आपने 450 स्कोर किया NEET 2026 में, मतलब आपको बहुत अच्छा आइडिया है कि सिलेबस में क्या है और आपने अगर एक बार पढ़ के रखा है तो आपको उस इंटेंसिटी से ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आप वीक हो. तो इसलिए अगर हम ये कोचिंग स्किप कर दें, हम कोई कोर्स स्किप कर दें ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और अगर हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इस 10 मंथ्स के लिए टिल NEET 2027 तो आप अच्छे से जो चीज़ आपको नहीं आती है उस पर फोकस कर सकते हो. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो ड्रॉपर्स होते हैं एक तो वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने वीक एरियाज़ पे फोकस ही नहीं करते हैं. और वीक एरियाज़ पे फोकस ना करने का कारण ये भी होता है क्योंकि आप हर एक चीज़ दोबारा से पढ़ रहे हो, आप वो भी पढ़ रहे हो जो आपको अच्छे से आता है, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होता है और फिर आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है. तो इसीलिए आई वांट यू कि आप ये कोचिंग ना ज्वाइन करके आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो 10 मंथ्स के लिए. एंड आप यूट्यूब पे कितने सारे कोर्सेस हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं. आपको जो नहीं आता है वो आप वही पार्ट पढ़ के भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो.
सो दिस इज़ अ प्रॉपर आइडिया दैट आई वॉन्ट टू गिव टू यू। और ये चीज़ सच में मैंने खुद भी की है। मैंने लिटरली मेरे ड्रॉप ईयर में कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी आकाश में। सो आई स्टार्टेड माई ड्रॉप ईयर प्रिपरेशन ऑन 4 जुलाई 2025 और मैंने नवंबर तक 9 नवंबर को मेरा कंप्लीट सिलेबस हो गया था। एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस सिलेबस में मैंने कवर कर लिया था तो कि मुझे हर एक चैप्टर का हर एक चीज़ आती थी, ऐसा नहीं है। बट मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया था। जैसे मैंने फ़िज़िक्स के लिए लेक्चर्स अटेंड कर लिए थे पूरे। मैंने PW के लेक्चर्स अटेंड किए थे हमारे सर के, जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल थी उनकी सीरीज़। दूसरी चीज़ जैसे बायो, मैंने 4 जुलाई को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने 11th की बायो 24 जुलाई को कंप्लीट कर ली थी। मैंने कैसे की थी मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे। 31 जुलाई को मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 11th की कंप्लीट की थी। और ऐसे मैंने ये सारे पॉइंटर्स दे रखे हैं कि कब कब मैंने कौन सा सिलेबस, मतलब कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट किया था। बाय स्टार्टिंग ऑन 4 जुलाई मैंने अपना 9 नवंबर को सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। सो आई वांट टू टेल यू कि नवंबर इज़ द मंथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक बार आप गो थ्रू हो जाने चाहिए फिर से दोबारा आपके ड्रॉप ईयर की जर्नी में। और ये गो थ्रू सिर्फ गो थ्रू ही करना नहीं है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको हर एक चैप्टर एकदम टिप्स पे होना चाहिए। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि मैंने एक बार चैप्टर प्रिपेयर किया, मैंने उसकी टेस्ट दे दी है, मतलब जो भी अपना प्रॉपर नीट का पैटर्न है उसके हिसाब से। और अब मैंने उसके NCERT, जैसे बायो में मैंने NCERT रीड कर लिए, मैंने क्वेश्चंस लगा लिए, मैंने PYQs लगा लिए। केमिस्ट्री में भी मैंने NCERT को एक बार गो थ्रू कर लिया, NCERT को क्वेश्चंस लगा लिए हैं एंड PYQs लगा लिए। बस यही करना है। और आपको जो जो नहीं आता था वो आपने सीख लिया किसी लेक्चर्स को देख के, जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होते हैं। वैसे ही फिज़िक्स के लिए वैसे ही करना है। अब 5 मंथ्स अगर आप नवंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 मंथ्स आपके पास मिलेंगे जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो, जिसमें आप इन चीज़ों को दोबारा से, और रिवीजन हमें मतलब हर बार हमें जब भी हम रिवीजन करेंगे हमें कम टाइम में करनी है, क्योंकि अगर हम वही चीज़ें 10 बार उतनी इंटेंसिटी से पढ़ेंगे तो कोई काम की नहीं होगी ना। तो अगर आपने नवंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आपने 2 मंथ दिए अपने आप को फिर से रिवीजन करने के लिए, आप वही पूरा सिलेबस जो आपने अभी तक 5 मंथ्स में कंप्लीट किया था अब आप वो सिर्फ 2 मंथ में रिवाइज़ करोगे। तो इसलिए आपको मल्टीपल रिविजन्स करने का मौका मिलेगा, फिर 5 मंथ्स रहेंगे। और इसके वजह से अगर आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट करते हो तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ पे आप जल्दी जंप कर सकते हो, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। वो पार्ट टेस्ट तो दे देते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फुल सिलेबस में अचानक से उनको डाउनफॉल दिखता है, अचानक से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हमें 5 मंथ का टाइम मिलेगा उस चीज़ पे वर्क करने के लिए। और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लोगे तो आप बहुत लोगों से बहुत आगे रहोगे। अब ये क्या करना कैसे है। सो बायो के लिए मैं रिकमेंड, मतलब ऑब्वियसली एवरीवन रिकमेंड्स इट कि NCERT रीडिंग। बट मैं बोलूँगी अगर आपको जैसे बायो के चैप्टर्स हैं और अगर आपको कुछ चैप्टर्स नहीं आते हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आती है, तो सिर्फ आप उसके ही लेक्चर्स देखो। आपको लिविंग वर्ल्ड आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, उसके लेक्चर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो आपका टाइम बचेगा कि आपने बाकी के इसके लेक्चर्स नहीं देखे, आपने उन लोगों की प्रॉपरली NCERT रीड कर ली। और मैं तो सजेस्ट करूँगी बायो में नोट्स ना ही बनाए तो अच्छा है, आप NCERT को ही गो थ्रू करें। NCERT से एक शब्द बाहर नहीं आता है, हमने देख लिया नीट 2026 में भी और रीनीट 2026 में भी। सो जो चैप्टर्स के आपके कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं उनकी सिर्फ NCERT रीड कीजिए, और जिन चैप्टर्स को आपको लगता है कि ये मुझे कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं, उनके लेक्चर्स देखिए। और लेक्चर्स के लिए मैं विपिन सर को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उनके लेक्चर वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनके लेक्चर्स, उनके बॉटनी के, जूलॉजी के, जो भी आपको मिले अमेजिंग लेक्चर्स है, आप उनसे ही पढ़िए अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है। और बॉटनी के लिए तो विपिन सर ही बेस्ट है। देन इसमें एक गोल्डन पॉइंट मैं देना चाहूँगी जो कि है बायोहैक बाय पार्थ गोयल। मैं किसी को ये नहीं कर रही हूँ, इनके सारे इसके क्रेडिट्स उनके ही पास है, लेकिन ये बायोहैक जो है इससे आप, ये एक्चुअली बेसिकली एक बुक है जिससे आप एक्टिव रिकॉल अच्छे से कर सकते हो बायो का। सो बायो के NCERT सिर्फ रीड करने से काम नहीं होगा, बायो के NCERT के लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो लाइन टू लाइन याद होने के लिए आप बायोहैक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको लाइन टू लाइन एक्टिव रिकॉल की एक मेथड डेवलप हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ हम खुद से लिख के नहीं याद कर सकते ना। बायो का चैप्टर उठाओ, टाइमर लगाओ और उसका पूरा लिख लो, जो नहीं आता आपको वो NCERT में हाईलाइट कर लो। बायोहैक बहुत अच्छी बुक है। मैं गोल्डन पॉइंट दूँगी। मैंने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे याद नहीं होते थे, तो मैंने उनकी सिर्फ
स्पेसिफिकली मैंने उनकी बायो हैक लगाई थी, लेकिन आप चाहो तो सारे इसकी लगा सकते हो, तो आपको वो पूरी मतलब रट जाएगी एनसीईआरटी। आई स्वेयर लाइक रट ही जाती है एनसीईआरटी अगर आप ये कर इस तरह से अगर आप एक्टिव रिकॉल करो तो बायो का। सो आप बायो हैक लगा सकते हो, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, फ्री पीडीएफ है, आप यूज़ कर सकते हो। टाइमर लगा के आपको बस सॉल्व करना है, और जो चीज़ें नहीं आती है वो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपको पता चलेगा कि मैं ये लाइन स्पेसिफिकली भूल जाती हूँ, तो फिर उसके बाद से वो लाइन याद रहने लग जाएगी। बायो के लिए सिंपल मेथड है, यही करना है। मैं तो कहती हूँ एनसीईआरटी रीडिंग बायो हैक लगाओ, एनसीईआरटी रीडिंग बायो हैक लगाओ, आपको रट जाएगी पूरी एनसीईआरटी। देन नेक्स्ट फॉर फिज़िक्स। फिज़िक्स के लिए आई नो बहुत लोग ऐसे होंगे जो इनके कॉन्सेप्चुअली वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो फिज़िक्स के लिए अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रगल कर रहे हो, वैसे मैंने मेरे ड्रॉप इन में कंप्लीट फिज़िक्स के लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि आई वाज द वन जो सच में फ़िज़िक्स में स्ट्रगल करती थी कि मेरे बहुत सारे चैप्टर्स इनकम्प्लीट थे, तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने उसके लेक्चर्स अटेंड किए थे। तो मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे PWMR सर के, लेकिन बाद में मैंने लेटर रियलाइज़ किया था कि एलन के भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, तो आप एलन या फिर PW के लेक्चर्स, उनकी सीरीज़ अपलोडेड है फ्री में यूट्यूब में, वो आप अटेंड कर सकते हैं। और आप अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस मतलब एक पूरा स्केड्यूल प्लान करके पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस पॉइंटर्स में बताया। अगर आप वो भी चाहते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी कि आप कैसे अटेंड कर सकते हैं किसी एक सीरीज़ को लेके, कि आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ हमारे 8 आवर्स के स्केड्यूल में। दूसरी चीज़ फिज़िक्स के लिए फार्मूला शीट बनानी ही है। फिज़िक्स के लिए फार्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सॉल्व हो गए, और वैसे भी आपको पूरे फार्मूलाज रटे हुए होने चाहिए, और इन फार्मूलाज को रटने के लिए आपको एक्टिव रिकॉल की मेथड करनी होगी। जैसे कुछ भी नहीं, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है फार्मूला शीट का, जो भी चैप्टर हमने लिया है, समझ लो वर्क पावर एनर्जी लिया है, तो हम स्टार्टिंग से लिखते जाएंगे कि वर्क पावर एनर्जी में कौन से फार्मूलाज थे। खुद ही बुक बंद कर दो, अपने फार्मूला शीट को बंद कर दो, एक रफ पेज ले लो, वहाँ पे लिखने लग जाओ कि फार्मूलाज क्या है। जैसे वर्क डन का फार्मूला लिख सकते हो आप, एफ डॉट पूरे का पूरा एफ डॉट डेल्टा एस, ऐसा पूरी की पूरी फार्मूला शीट मतलब प्रैक्टिस करो रफ वर्क में, और जो जो चीज़ें नहीं आती वो वहाँ पे हाईलाइट करके रखो। नेक्स्ट टाइम जब आप फार्मूला शीट पढ़ोगे तो उन हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ध्यान दो, और फिर से उसका एक्टिव रिकॉल करो। ऐसे आपको पूरा फार्मूलाज लर्न हो जाएंगे। फार्मूलाज सच में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिज़िक्स के वो भी फ्री में आप मार्क्स ऐप पे कर सकते हो। वहाँ पे आपको जेईई के PYQs, AIPMT के PYQs, नीट के PYQs सब मिल जाएंगे, और अगर आपके पास कोई भी मॉड्यूल है तो आप वो लगा सकते हो। और मैं यही बोलूँगी कि हार्ड क्वेश्चंस लगाने से अच्छा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पे फोकस करो। फिज़िक्स के भी PYQs पे फोकस करो, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझो कि वो कैसे तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, बस इसी से हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन चाहते हो पहले तो क्वेश्चन और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पे ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं हार्ड क्वेश्चंस करने की। हार्ड क्वेश्चन उनसे कर लो, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उसमें जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से सीख लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगी। बस ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे फोकस मत करो, क्योंकि वो गिने चुने ही रहेंगे और उनकी वजह से हम सिलेक्शन नहीं खो सकते हैं। और इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट इसी में खो जाता है कि हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 2025 का पेपर डिफ़िकल्ट आया था तो हमें वैसा ही करना पड़ेगा। डोंट गो फॉर दैट। पहले तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो। अगर आप बहुत ही अच्छा करने लग रहे हो, अगर आपके फिजिक्स में कॉन्स्टेंटली 150 आ रहे हैं 180 आउट ऑफ, तो फिर आप हार्ड क्वेश्चंस पे जाओ, वरना आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करो, अपने कोर को बिल्ड करो। अगर वो बिल्ड हो जाएगा तो आपके हार्ड क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। देन केमिस्ट्री तीनों केमिस्ट्री को इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हो आप, सुधांशु सर के यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं, एलन के टीचर्स के फ्री लेक्चर्स है, वो उससे कंप्लीट कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी है, ऐसा मत समझना कि फिजिकल केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ज़्यादा लेंदी होते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होते। तो उसके लिए फॉर्मूला शीट रट लो जैसे हम फिज़िक्स के लिए करते हैं, एक्टिव रिकॉल्स करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और अगर आपके पास टाइम, अभी तो टाइम है ऑब्वियसली, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है वो भी सारी लगा लो, और उस बैक एक्सरसाइज में से उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि ये एनटीए पूछ सकता है, वैसे क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रख दो, क्योंकि बाद में आपको पूरे नहीं लगाते बैठोगे ना बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट करके रख दो। और मार्क्स ऐप पे फ्री में PYQs अवेलेबल ही है।
जेई के PYQs लगा सकते हो आप 5 ईयर्स के वगैरह जैसे, लेकिन पहले आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी NCERT इम्पॉर्टेंट है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको लगता है कि आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत है तो देखो, और अगर आप ऐसे हो कि जो स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे रिएक्शंस नहीं याद रहते हैं या मुझे पता तो सब है लेकिन मुझे रिएक्शंस याद में नहीं आते, तो फिर आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उन्हें ही ऑर्गेनिक के लेक्चर देखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात ऑर्गेनिक की, उसमें भी NCERT एक गोल्डन पॉइंट ही है, क्योंकि NCERT के ही रिएक्शन क्या आते हैं, NCERT के इनटेक क्वेश्चंस, NCERT के एग्जांपल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर करो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT अच्छे से ही रीड करो। 2 से 3 बार ऑर्गेनिक के NCERT पढ़ लेनी ही चाहिए आपको। देन रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए एक डॉक्टर अमन तिलक का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो फ्री PDF है उनके भी टेलीग्राम चैनल पे है वो अवेलेबल, क्रेडिट उनके ही पास रहेगा। मैं अपने भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। इसके फ्री रिएक्शन के हैं, 300 रिएक्शन है उसमें, तो आप वो लाइक एज एक्टिव रिकॉल आप वो लगा सकते हो। वो आप लगा लोगे तो आपको सारे के सारे NCERT में जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं वो रट जाएंगे, अगर आप ऐसे एज अ प्रैक्टिस के लिए वो लगाते रहो तो। मैं उसकी PDF डाल दूँगी अपने टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक के लिए आप इसमें भी NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, NCERT के इनटेक्स्ट, सॉल्ट एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज लगा लो। बैक एक्सरसाइज में हाईलाइट करके रख देना जो जो इंपॉर्टेंट लगता है। और ऑर्गेनिक के लिए भी PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ से आप अंदाज़े लगा सकते हो कि क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, किस तरह से आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PYQ किसी सब्जेक्ट के लिए मिस मत करो। इनऑर्गेनिक के लिए अगर आपको लगता है कि आपको लेक्चर की ज़रूरत है तो लेक्चर देखो। अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ के रखा है लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं आता, तो आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आपने NCERT पे फोकस नहीं किया है अच्छे से, तो NCERT पे फोकस करो। इनऑर्गेनिक ऐसा है बायो जैसा, NCERT को जितने बार हो सकता है उतने पढ़ो, स्पेशली DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो जो 12th के चैप्टर है उनकी, और पी ब्लॉक ऑफ कोर्स, और पीरियोडिक टेबल की भी। मतलब बेसिकली इसकी तो पूरी NCERT रट लो। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा एग्जाम्पशंस है कि आपने 2-3 बार पढ़ ली तो काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक में NCERT ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको NCERT रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप NCERT रीडिंग, अविनाश शर्मा नाम से एक यूट्यूबर है जिन्होंने ह्यूरिस्टिक सीरीज़ की है, उन भैया ने, जो कि बहुत अच्छी सीरीज़ थी। हाल मुझे तो ये काफ़ी लेट पता चली थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये मुझे ड्रॉप ईयर में ही मिली थी, बट इससे मैंने मतलब लिटरली मैंने एक बार उनसे पढ़ लिया था तो फिर मुझे समझ में आने लगा था कि NCERT क्या बोलती है और NCERT को कैसे पढ़ना है। तो ये एक गोल्डन पॉइंट है इनऑर्गेनिक के लिए। और अगर आपने एक बार लेक्चर देख के रखे हैं तो आपने अगर ये डायरेक्टली अटेंड कर लिया तो इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर इनऑर्गेनिक, एंड आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो दोबारा लेक्चर्स में देने से अच्छा। एंड थर्ड थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली NCERT एंड PYQ, इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे कि मैंने मॉड्यूल्स को सिर्फ फिज़िक्स में सजेस्ट किया है, मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी मॉड्यूल को सजेस्ट नहीं किया, हालांकि बहुत लोग करते हैं। लेकिन जो मेरा ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस था उससे मैं आपको बता सकती हूँ कि मॉड्यूल्स की ज़रूरत हालांकि फ़िज़िक्स में भी इतनी नहीं है, लेकिन आप फिज़िक्स में लगा सकते हो इफ़ यू वांट, कि आपका बहुत सब कुछ प्रैक्टिस करके हो गया है तो अब आप फिज़िक्स के लिए भी कर सकते हो। फिज़िक्स के लिए भी इवन NCERT के एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स करना सॉल्व। सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट कर सकते हो। अब इसमें मैं कुछ अच्छे पॉइंट ये बताऊंगी कि आपका लेक्चर देखने में जो टाइम वेस्ट होता है, लेक्चर देखना एक पैसिव लर्निंग होती है जिससे आप पढ़ाई बस दिखेगी लेकिन हुई नहीं होती है इतने अच्छे से। सो इसलिए आप ज़्यादा फोकस करोगे बुक्स पे कि आप NCERT रीड कर लो, बायो के लिए लेक्चर्स आप स्किप करो, इससे आपका टाइम भी बचेगा और जितनी भी पढ़ाई है आपकी सेल्फ स्टडी है, आपकी पूरा दिमाग चल रहा है उस पढ़ाई में, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। लेक्चर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए देखो जिनके आपके कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, या फिर ये आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर ही नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर आपने एक बार कोई चैप्टर पढ़ के रखा है और फिर भी आपको उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन आपने लेक्चर देख रखा है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एट दी एंड जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। तुम चाहे जितने लेक्चर्स देख लो, ड्रॉपर्स इसमें ही टाइम वेस्ट करते हैं लेक्चर्स देखने में या फिर टाइम वेस्ट करने में। सो ये सब मत करो, 8 आवर्स की डेली स्टडी करो जिसमें
मोस्ट प्रोबेबली अपनी सेल्फ स्टडी रखो रैदर दैन लेक्चर्स को आप 2 से 3 आवर्स दे दो, क्योंकि आपको अगर ये कंप्लीट तो करना ही होगा। अगर जिसके आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, बस उनके ही लेक्चर्स देखो, उन्हीं स्पेसिफिक चैप्टर्स के लेक्चर देखो। बाकी के जिनके भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। और अगर ऐसा करोगे तो आप एफिशिएंटली 8 to 9 आवर्स भी अगर आप कभी खींचते हो, लेकिन 8 आवर्स में काम हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। 8 आवर्स में अगर आप डेली पढ़ाई करते हो तो आप एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी रहेगी, और ट्रस्ट में रिजल्ट्स दिखते हैं अगर आप राइट दिशा में हो। और ये सारे एक स्मार्ट वे है पढ़ने का। देन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं ये बोलूँगी कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो और उसके अकॉर्डिंग भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। थोड़ा सा खुद पे बर्डन देना तो ज़रूरी है, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से हमें सराउंडिंग में भी लोगों का क्या चल रहा है पता चलता है, और हम जो ये मेथड यूज़ करें वो कितनी एफिशिएंट जा रही है वो भी पता चलता है। तो इसलिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना मत भूलना, चाहे कि अब अभी मत ज्वाइन करो, लेकिन कुछ मतलब आफ्टर अ मंथ एटलीस्ट आप ज्वाइन कर लो। एक बार ये पेस बना लो कि आप ये सब अचीव कर रहे हो अपने 8 आवर्स की स्टडी में, फिर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मैंने खुद ने भी आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और अगर आप चाहते हो कि मैं वो कैसे मैनेज करती थी इस स्टडी के साथ, तो आपको सब उसका भी वीडियो बना दूँगी। और आप चाहते हो अगर ये फुल सिलेबस अब कैसे हैंडल करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।